हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और ये लॉ जो है वो हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के रेफरेंस में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन दोनों को ही डिटेल में स्टडी किया था। साथ में हमने इन दोनों के डिफरेंसेस के जो मेन पॉइंट हैं वो भी डिस्कस किए थे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन सेज द लॉ सेज दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इनपुट इनिशियली राइसेस with its employment level, but after reaching a certain level of employment it starting falling। तो माना गया है कि जब किसी प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर इनपुट को इनिशियली राइज किया जाता है, मतलब जो वेरिएबल फैक्टर है उसको राइज किया जाता है, तो उसका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसके रेफरेंस में, मतलब कोई मशीन है और उस पर रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर है। जब हम उसको इंक्रीज़ करते हैं तो एक सर्टेन लेवल के बाद उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फॉलिंग डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्यों होता है उसको स्टडी कर लेते हैं। द रीज़न एज वी होल्ड वन फैक्टर इनपुट फिक्स्ड, क्योंकि हमने यहाँ पर एक फैक्टर को फिक्स्ड माना है। हमने माना है कि जो कैपिटल है या जिसको मशीनरी कह सकते हैं उसके एग्जांपल को, वो यहाँ पर फिक्स्ड है बिकॉज इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड कीप इंक्रीजिंग द अदर। और दूसरे को लेबर को हम इंक्रीज करते हैं। द फैक्टर प्रोपोर्शन चेंजेस इनिशियली, दीज proportions बिकम मोर एंड मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन एंड एम्पी राइज। तो पहले सब कुछ सुटेबल होता है प्रोडक्शन में, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब हर एक कॉन्जिक्यूटिव लेबर को इंक्रीज करने से जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन में एमपी जो है राइज होती चली जाती है। बट आफ्टर ए सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट द प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम टू क्राउडेड। अब क्योंकि हर एक मशीन की कैपेसिटी होती है, उस पर लेबर काम करने वाले जो होती है, जैसे 5 या 7 या 8 लेबर काम करेगी, तो अगर उससे ज़्यादा आप वहाँ पर एम्प्लॉयड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो क्राउडेड हो जाएगी। और वो जो पहले से काम करने वाले लोग हैं वो उनको परेशान करेंगे, मतलब कि डिस्कशन हो सकता है, कुछ ही बात हो सकती है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी या तो इंक्रीज ही नहीं होगी, या दूसरी बात क्या है, जो पहले जितनी होगी उससे भी डिक्रीज हो जाएगी। with the variable inputs and factor proportion become less and less suitable for the production and MP falls। और इस कंडीशन मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम इस लॉ को स्टडी कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ एजम्पशंस हैं, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। वन फैक्टर इनपुट इज़ वेरिएबल, वो हमने अभी बताया था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है तो वन फैक्टर जो रहेगा वो वेरिएबल रहेगा और बाकी के सारे फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। नंबर 3, इट इज़ ए शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। नंबर 4, फैक्टर प्रपोर्शन इज़ वेरिएबल, क्योंकि शॉर्ट रन में है तो वेरिएबल ही रहेगा। नंबर 5, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस। तो वेरिएबल फैक्टर क्या है, होमोजीनियस है, मतलब इक्वली इफिशिएंट है। ऐसा नहीं होगा कि जो पहले हमने लेबर एम्प्लॉयड की है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके बाद जो हमने यूज़ की है वो थोड़ी सी कम इफेक्टिव है, ऐसा नहीं होगा। और नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। जो टेक्निक है प्रोडक्शन की वो सेव रहेगी हर एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। नाउ हम वेरिएबल प्रोपोर्शन को भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह रहे हैं तो इसमें वेरिएबल प्रोपोर्शन किस चीज़ को डिनोट करता है। तो देखिए, इन शॉर्ट रन एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन किसका, बिटवीन द फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर विल चेंजेस। जैसे हमने पहले कॉलम में लैंड लिया है तो लैंड हमने फिक्स्ड माना है, यहाँ पर मशीन भी ले सकते हैं, यहाँ पर प्लांट भी ले सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कैपिटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लैंड हमने मानी है 1 है, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये है एग्रीकल्चर का, तो लैंड फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब उस फिक्स्ड लैंड में जब हम एक लेबर को वर्क कराते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, प्रोडक्शन फंक्शन इंडस्ट्री में भी हो सकता है। जो पहले मैं आपको एग्जांपल बता रहा था वो इंडस्ट्री के थे, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के फैक्टर से बिलोंग करते थे। ये जो एग्जांपल है ये बिलोंग करता है आपका प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से। तो यहाँ पर लैंड को हमने कैपिटल माना है और वो फिक्स्ड है, तो हर एक, अगर आप कॉलम में देखेंगे तो हर एक लेवल पर क्या है, फिक्स्ड है। वहीं पर आप क्या कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर लैंड के ऊपर पहले एक लेबर वर्क कर रहा है, तो उनके बीच में जो रेशो होगा 1:1 होगा, मतलब 1 लैंड 1 लेबर। फिर है 2 लेबर एम्प्लॉयड कर दी,
तो उस लेवल पर क्या होगा, 1 लैंड 2 फैक्टर्स, तो रेशो जाएगा 1 वो। ऐसे जब 3 लेबर एम्प्लॉयड करेंगे तो 1:3, और जब 4 करेंगे तो 1:4, क्योंकि यहाँ पर फिक्स फैक्टर क्या है, फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट है, मतलब कह सकते हैं लैंड जो है कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में जो प्रपोर्शन जो रेशो आएगा वो हर एक लेवल पर वेरिएबल आएगा, तो ये कहा जाएगा वेरिएबल प्रपोर्शन। So land being fixed remain constant and the labor being variable factor is changing the accordingly the proportion या ratio is also changing। तो इसी वजह से रेशो जो है वो चेंज होता है। तो यही जो सेम लॉ है ये वर्क करता है किसी भी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, और जब हम उसको थ्रूली स्टडी करते हैं तो उसमें 3 स्टेजेस निकल के आती है। अब चलिए उन 3 स्टेजेस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं। तो हम यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को एक्सप्लेन करने में। पहली जो कॉलम होगा टेबल में वो शो करेगी वेरिएबल फैक्टर को, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो फिक्स है, हम उसको शो नहीं करेंगे। नंबर 2 करेगी टोटल प्रोडक्ट को, जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट है उसका टोटल प्रोडक्ट क्या है। और हम यहाँ पर एमपी को भी रिप्रेजेंट करेंगे कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से टोटल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है उसको हम थ्रू मार्जिनल प्रोडक्ट शो करेंगे। सो यहाँ पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम। नाउ ये हो गया आपका जो लेबर हमने एम्प्लॉयड की है फिक्स फैक्टर के ऊपर, ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट, और ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर आप ये देखेंगे जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होते जा रहे हैं टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है ना। लेकिन 6 जो यूनिट है और 7 जो यूनिट है यहाँ पर आकर ये क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है। अब रीज़न क्या होता है कि जब हम चाहे तो आप एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले लो, अगर आप एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक जो आपने पढ़ा है उस रीजन की वजह से। और अगर आप लेते हैं इंडस्ट्री का एग्जांपल तो वो ड्यू टू क्राउडेड। दोनों ही में क्या होता है, जो फिक्स्ड फैक्टर होता है उसकी कैपेसिटी होती है कि उसके ऊपर 5 या 10 लोग जो भी उसके अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी उतने ही काम कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लेबर हम उस पर एम्प्लॉयड करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एक सिलाई मशीन का, जो टेलर के पास होती है। उस सिलाई मशीन पे एक मशीन वहाँ पर क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है, तो उस पर एक ही लेबर काम कर सकती है। अगर कोई सपोज़ करो उस मशीन के ऊपर 4 लोगों से काम कराएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो वो पर्सन पहले काम कर रहा था, जो लेबर पहले काम कर रहा था जिस स्पीड से, हो सकता है वो बाकी के 3 लोग उसे परेशान करके बीइंग ए क्राउडेड उसकी जो स्पीड है उसको भी रिड्यूस कर दे, कम कर दे, है ना। तो ऐसे जितने फिक्स्ड फैक्टर होते हैं उसकी कैपेसिटी होती है। ऐसे हमने माना है कि लैंड के अंदर भी क्या होता है, अगर हम एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले रहे हैं तो लैंड की भी जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो फिक्स्ड होती है, या उसकी भी एक लिमिट होती है। सपोज़ करो एक लैंड के ऊपर 4 लेबर की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमने वहाँ पे 7 या 8 लोग को एम्प्लॉयड कर दिया तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है वो 4 लेबर के ही काम से पूरी हो जाती है। तो बाकी के जो 4 लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, और वो क्या करेंगे, वो हो सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ कर दे या उसकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क ना डालें। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट क्या है, रिमेन कांस्टेंट। अब इसके बाद भी अगर फैक्टर लेबर इंक्रीज़ करते चले जाते हैं 8 9, तो वो क्राउडेड हो जाती है, और क्राउडेड होने की वजह से उसका टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने थ्रू रिप्रेजेंट की है आपका टेबल के थ्रू। अब जो ये टोटल प्रोडक्ट है, अब स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो इंक्रीज़ हो रहा है 15 तक, 15 के बाद 6 और 7 जो वेरिएबल फैक्टर है वहाँ पर आके वो कांस्टेंट हो जाता है, और 8 और 9 पे जाके वो वापस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम हर एक यूनिट के जब यूज़ करते हैं उसका मार्जिनल प्रोडक्ट निकालें, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है TPN-1। तो मतलब जो TP है उससे प्रीवियस वाली से माइनस कर दो, मतलब 2 - 0 2 आ जाएगा। यहाँ पर तो प्रीवियस कुछ है नहीं फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन को हम डैश से ही मेंशन करेंगे। अब ये आ गया आपका 2 कैसे आया, 2 में से 0 माइनस किया, TPN-1। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 14 में से 12 में से 9 माइनस करेंगे 3,
और 14 में से 12 माइनस करेंगे 2। इस तरह से ये हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। चलिए मार्जिनल प्रोडक्ट को भी एक तरह से एनालाइज कर लेते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले यहाँ तक जो है इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब फर्स्ट थर्ड यूनिट तक, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टेज 1। तो स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एमपी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। नंबर 2, फोर्थ यूनिट से सेवन्थ यूनिट तक अगर आप देखेंगे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो कहेंगे स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एमपी फॉल्स पॉजिटिवली एंड बिकम ज़ीरो। और एक लास्ट में कंडीशन में क्या आ जाती है, ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और लास्ट जो कैटेगराइज करेंगे वो करेंगे हम स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, क्योंकि एमपी के रेफरेंस में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव। ये आपका 3 कैटेगरी आती है, 3 पार्ट में हम जो टेबल होती है उसको कैटेगराइज करते हैं। अब सेम इसी जो टेबल को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो ग्राफ हमारे सामने आएगा उसमें अपर पार्ट में हम टोटल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोअर पार्ट में हम मार्जिनल प्रोडक्ट को। और वाई एक्सिस भी हमने पुट किया है टोटल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट, और एक्सिस पे हमने लिया है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप देखेंगे क्योंकि जो टोटल प्रोडक्ट है वो इनिशियली क्या हो रहा था, इंक्रीज़ होता, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर डिक्रीज़ हुआ। तो इनिशियल जो टोटल प्रोडक्ट का जो ग्राफ बनेगा वो इनिशियली बनेगा इस शेप में, और वो होगा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, या कॉन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं, वो होगा कॉन्वेक्स। और जो बी पॉइंट के बाद जो शेप बनेगी वो बनेगी कॉनकेव, है ना। एक्स एक्सिस अगर हम देखते हैं तो कॉनकेव बनेगी। और डी पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यूनिट 7 पे जाके ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो 6 और 7 पे दोनों टोटल प्रोडक्ट कितना है, 5 है, तो ये कांस्टेंट हो जाता है। अब हम मार्जिनल प्रोडक्ट को जब शो कर रहे हैं तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में 0 है, फिर जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो ये इंक्रीज़ होता है थर्ड यूनिट तक। और थर्ड यूनिट के बाद जब हम थर्ड यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं उसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट हो जाती है, फिर ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। तो 3 के बाद ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है, 7 तक। डिक्रीज़ तो कंटिन्यू हो रहा है लेकिन 7 तक ये पॉजिटिव है, और 7 के आकर ये 0 हो जाता है, 0 के बाद फिर ये नेगेटिव हो जाता है। तो मार्जिन प्रोडक्ट की शेप बनेगी वो ऊपर जाकर और 7 पॉइंट अकॉर्डिंग टू टेबल, और उसके बाद इसको हम नीचे की तरफ, मतलब जब यहाँ पर वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाती है उसमें उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी मार्जिनल प्रोडक्ट की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।